राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बंजारा और उसके कुत्ते की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक बंजारा था जिसका नाम रामू था। उसका अपना भरा पूरा परिवार था, माँ बापू, घरवाली, दो बेटे, दो बेटियां, एक कुत्ता, दो बकरी, एक बकरा, दोनों बकरियों के बच्चे, एक बिल्ली और भी ना जाने क्या क्या। मगर जैसा कि उनका दस्तूर था, सारा कुछ उसके दो छकड़ों पर लदकर चलता था। और ठिकाने का तो खैर उनका पूछो ही मत। जहाँ खुली जगह देखी छकड़े रुक गए, तंबू तन गया और उसी जगह रहना शुरू कर देते हैं। उन्हीं छकड़ों में खाना पकाना, उसी में खाना, उसी में सोना। लोहे का काम करते हैं बंजारे। लोहे का चिमटा, तवा, संडासी, साकल, खुंटा जो भी बन पाए आसपास की बस्ती में बेच दिया। मोटा खाना, मोटा पहनना और सो गए। सुबह उठकर फिर यही दिनचर्या। उनके पास ना तो ज्यादा पैसा आता है और ना ही जुड़ पाता है। कोई हारी बीमारी हुई तो देसी नुस्खों से अपना इलाज कर लिया और दूसरों का भी। कोई बीमारी से बच गया तो राम जी की मर्जी, और कोई नहीं बच पाया तो राम जी की मर्जी। खाक को खाक में मिलाकर आगे चल दिए। यही उनकी दिनचर्या होते हैं। कहते हैं कि जब चित्तौड़ के राजा, हिंदू राजा जो महाराणा प्रताप थे, उनको दिल्ली के बादशाह अकबर के विरुद्ध लड़ाई में चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ा था। अपनी पत्नी व बच्चों के साथ जंगलों की खाक छाननी पड़ी थी महाराणा प्रताप को। तब जंगलों में रहने वाले इन्हीं बंजारों ने पग पग पर उनका साथ दिया था। और उनका जो बंजारों का मुखिया था, उसने महाराणा प्रताप के समर्थन में सभी बंजारों को कसम दिलाई थी कि वे कभी भी अपना स्थायी निवास नहीं बनाएंगे, हमेशा घुमंतू जीवन जिएंगे। इस कारण आज भी बंजारे कहीं एक जगह बसने के बजाय अपने छकड़े पर अपनी गृहस्थी का सारा सामान उठाकर दुनिया भर में घूमते रहते हैं। इसलिए रामू बंजारा भी अपनी परंपरा को निभाते हुए जगह जगह अपने परिवार के साथ भटकता रहता था। इस भागदौड़ में कब उसकी बेटियां जवान हो गईं, उसे पता ही नहीं चला। जब एक दूसरे कबीले के बंजारे ने अपने बेटे का रिश्ता उसकी बड़ी बेटी कमली के लिए भेजा तो रामू बंजारे ने उस बंजारे के बेटे को देखने की ठानी। उस बंजारे के बेटे को, जिसका नाम रमलू था, देखकर रामू बंजारे को बड़ा पसंद आया। बड़ा गबरू जवान था। पहली नजर में ही रामू के मन को भा गया। उसने अपनी बेटी कमली का रिश्ता रमलू के साथ तय कर दिया। बंजारों में दहेज प्रथा तो बिल्कुल होती ही नहीं है, इसलिए उसे किसी लेन देन की तो कोई चिंता नहीं थी। पर दरवाजे पर आए मेहमानों के सत्कार में रामू कैसे पीछे हट सकता था। इसके लिए उसे थोड़े धन की जरूरत थी, जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। वह धन की व्यवस्था कैसे करे, इसी चीज को वह सोचता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि देखो जी, पास में ही एक गांव है, थोड़ी सी दूरी पर, वहां पर एक महाजन रहता है। जो महाजन है वह ब्याज पर पैसे देता है। आप उसके पास जाओ और 20 रुपए ले आओ, क्योंकि ज्यादा लेन देन की तो हमें जरूरत नहीं है। कम से कम 20 रुपए का खर्चा हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमें 20 रुपए की जरूरत है। उसी से कर्ज ले लो महाजन से, शादी के बाद काम धाम करके चुका देंगे। बंजारा जानता था कि महाजन कर्ज तो दे देगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से वह कर्ज देगा, क्योंकि वह जानता है कि महाजन के कर्ज को उतारना बड़ा मुश्किल काम होता है। परंतु उसकी मजबूरी थी। उसकी मजबूरी उसे महाजन के दरवाजे तक ले आई। लाला लक्खी मल उस महाजन का नाम था। उसने बंजारे को अपनी दुकान पर आया देखा तो समझ गया कि जरूर पैसे की मजबूरी इसे यहाँ खींच कर लाई है। वह कहने लगा, कुछ बेचना आया है या कुछ और चाहिए? उसने जो है उसको बैठाकर उसका हालचाल पूछने लगा और बोले कि अपने आने का कारण बताओ।
बंजारे ने लाला जी को सारी बात बताई और कहा, लाला जी, बाकी सब लेन देन का इंतजाम तो कमली की माँ पहले ही कर चुकी है धीरे धीरे। बस बारात में आए लोगों की खातिरदारी का इंतजाम बाकी है। उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। यदि आप मुझे 20 रुपए उधार दे दें तो मैं कमली की शादी के बाद धीरे धीरे चुका दूंगा। लाला ने कहा, भाई, लेन देन का अपना एक असूल है कि उधार या कर्ज हम उसे ही देना चाहिए जो उसे वापस कर सके। मुझे तो इस बात में भी शक है कि तुम दुगनी मेहनत करके भी मेरा कर्ज चुका पाओगे या नहीं। मगर चुका भी दोगे तो दूसरी बात यह है कि तुम ठहरे बंजारे, कभी यहाँ कभी कहाँ, कोई ठौर ना ठिकाना। मैं कैसे तुमसे अपनी रकम वापस ले पाऊंगा? अपनी रकम लेने के लिए मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूंगा? इसलिए तुम्हें तो उधार या कर्ज तभी मिल सकता है अगर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ हो, या कुछ अपने साथ लाए हो तो गिरवी रख दीजिए। लाला जी ने कुछ ऐसा कहा कि अगर गिरवी हो तो दे दीजिए। तब बंजारा कहने लगा, लाला जी, अगर कुछ ऐसा होता जो गिरवी रखा जा सके तो मैं उसे गिरवी रखने के बजाय बेचना पसंद करता, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। बंजारे ने कहा। तो फिर लाला ने कहा बंजारे से कि भाई, फिर तो भाई मजबूरी है, तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे कर्ज दूं। लाला कहने लगा, भाई मेरी भी मजबूरी है। जाहिर है गली में अगर मैं ऐसे दे दूंगा पैसा, मेरा पैसा डूब जाएगा। तभी गली में जोर जोर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। शोर सा मच गया। गली के कुत्ते अपने इलाके में बंजारे के कुत्ते को देखकर भौंकने लगे। बंजारे के कुत्ते ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे सब तो गली के आवारा कुत्ते थे, परंतु जो बंजारे का कुत्ता था वह शिकारी कुत्ता था, जो एक बार तो शेर के सामने भी पीठ न दिखाए। थोड़ी देर में बंजारे के कुत्ते ने गली के कुत्तों को भगा दिया और वह उन पर जीत हासिल कर ली थी उसने। अब वे गली के आवारा कुत्ते गली के बाहर से धीरे धीरे भौंक रहे थे, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे लाला जी के यहाँ आए बंजारे के कुत्ते के पास आकर भौंक सके। लाला जी भी ये सब देख रहे थे। कुत्ते की हिम्मत की दाद दी लाला जी ने। कहा, भाई शाबाश भाई, वाह, ये तो कमाल का कुत्ता है, सब पर भारी पड़ गया। रामू बंजारे ने कहा, सेठ जी, इसे कुत्ता ना कहिए, ये तो मेरा शेर बेटा है। इसका नाम मैंने गबरू रख रखा है। ये जन्म से ही मेरे साथ रहता है और मेरी हर बात समझता मानता है। कभी भी इसने मुझे नीचा नहीं दिखाया। इसमें तो मेरी जान बसती है। अब लाला जी कहने लगे, भाई तेरी असली दौलत तो यह कुत्ता है, इसे तू मुझे दे दे और मैं तुझे 20 रुपए दे दूंगा। बंजारा कहने लगा, क्या 20-30 रुपए में मैं अपने कुत्ते को तुम्हें दे दूं? नहीं नहीं। लाला कहने लगा, सोच लो, 20 क्या, मैं तुम्हें 30 रुपए भी अभी निकाल कर दे सकता हूं, मगर इसे मेरे घर की रखवाली करनी पड़ेगी। आजकल इस जगह पर पता नहीं कहां से काफी सारे कुत्ते आ जाते हैं और चोरों का भी आजकल डर है, जिन्होंने हम सब की रातों की नींद उड़ा रखी है। पता नहीं कब किसके यहाँ घुसकर सारा माल साफ कर जाए। ये अगर मुस्तैदी से रखवाली करेगा तो हम भी चैन की नींद सो सकेंगे और इसके रहते किसी गली के कुत्ते की भी गली में घुसने की हिम्मत नहीं होगी। वह बोल रहा था और कहता गया। बंजारे ने कहा, लाला जी, मजबूरी में मैं आपके पास आया हूं तो इतनी बात सुन ली। कोई और दिन होता या कोई और ऐसी बात करता तो मैं ऐसी बात सुनना भी पसंद नहीं करता। कोई एक नहीं रुपए नहीं देना चाहते तो मत दो, पर मैं फिर भी अपने गबरू को तुम्हें नहीं दूंगा। और वह बंजारा खड़ा हो गया, दुकान पर से जाकर बाहर जाने लगा। उसने अपने साथ गबरू को
जब वह जाने लगा तो उसने सोचा कि गबरू मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि गबरू अभी वहीं पर बैठा हुआ है, चला नहीं है। सेठ ने फिर कहा कि सोच लो, मैं इसे खरीद भी सकता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं इसके 20-30 रुपए तुम्हें दे दूंगा और मैं इसे खरीद लूंगा। खरीदने की बात मत करना सेठ जी, मैं मजबूरी में अपने बेटे को नहीं बेच सकता कोई भी, यह मेरा बेटा है, बंजारे ने फिर कहा। वह उठकर जैसे ही जा रहा था तो गबरू के बिना तो उसका काम ही नहीं चल सकता था। वह घर के लिए वापस चलते ही बंजारा उठकर जैसे जाने लगा तो पीछे पीछे जो उसका गबरू भी चल देता था। मगर 4-6 कदम चलने के बाद जब गबरू को देखने की इच्छा बंजारे ने पीछे देखा तो गबरू अभी भी लाला जी की दुकान पर ही बैठा हुआ था। वह तो वहां से टस से मसी नहीं हुआ था। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो रामू चले और कुत्ता उसके पीछे पीछे न चले, लेकिन आज तो गबरू टस से मसी नहीं हुआ, लाला की दुकान पर ही बैठा हुआ था। यह देखकर रामू ने उसे कई बार बुलाया, मगर वह वहीं पर बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। रामू ने उसे कई बार बुलाया, नहीं हुआ, वह कूं कूं करता रहा जैसे बंजारे से कुछ कहना चाहता हो। बंजारे ने दुकान पर जाकर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, मगर गबरू नहीं माना। अलबत्ता उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर रामू ने उसे गले लगा लिया और कहने लगा, समझ गया बेटा, मैंने तुझे अपना बेटा माना है, इसलिए तू भी आज बेटे का फर्ज निभाना चाहता है। रामू बंजारे ने अपने प्यारे कुत्ते गबरू से कहा। फिर सेठ जी की तरफ देखकर रामू कहने लगा, लाला जी, मैं इसे बेचूंगा तो कभी भी नहीं। इसे मेरी मजबूरी पता चल गई है और इसलिए अब यह खुद ही आपके पास रहना चाहता है। इसे मेरा बेटा होने का फर्ज जो अदा करना है। ठीक है, मैं इसे आपके पास गिरवी रख देता हूँ। आपकी रकम ब्याज सहित चुकाकर जल्दी ही मैं अपने गबरू को आपके पास से ले जाऊंगा। तब तक आपके घर दुकान की रखवाली मेरा गबरू करेगा, मगर आप भी वचन दीजिए कि रखवाली के बदले में आप इसके खान पान का पूरा ध्यान रखेंगे, इसे कभी भूखा प्यासा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप राजी हैं तो ठीक है, बताइए। तब लाला कहने लगे, भाई मैं तो राजी हूं, ले जाऊंगा इसे अपने साथ, मैं कब मना कर रहा हूं। तब तक यह आपके घर दुकान की रखवाली करेगा और जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ले जाऊंगा। मगर लाला कहने लगा कि अगर तुम्हारे जाने के बाद यह तुम्हारे पीछे पीछे भाग गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे रुपए भी जाएं, घर दुकान की रखवाली भी ना हो। इसको अच्छी तरह से समझा देना, जब तुम देनदारी चुका दो तो अपने गबरू को ले जाना। लाला जी ने बंजारे से कहने लगे। बंजारे ने कहा, लाला जी, यह बंजारे का बेटा है, बंजारे की बात पत्थर की लकीर होती है। आपका कर्ज चुकाए बिना यह कहीं नहीं जाएगा। अब आप रकम जल्दी से दे दो, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा, मगर गबरू के बिना डेरे पर भी पता नहीं कैसे जी पाऊंगा। यह कहते कहते रामू बंजारे की आंखों में पानी आ गया और आवाज भी उसकी लड़खड़ाने लगी। लाला जी, ये बंजारे का बेटा है, बंजारे की बात पत्थर की लकीर। आपका कर्ज चुकाए बिना यह कहीं नहीं जाएगा। अब आप रकम जल्दी से दे दें, यहाँ ज्यादा देर मैं अब नहीं रुक पाऊंगा, मगर गबरू के बिना पता नहीं डेरे पर भी कैसे मैं जी पाऊंगा। कहते कहते रामू बंजारे की आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज भी लड़खड़ाने लगी। सेठ जी समझ गए कि यह कोई घाटे का सौदा नहीं है। उन्होंने चौकीदार को हर महीने 5 रुपए दे रहे हैं, फिर भी वह रात भर चिल्लाता रहता है, जागते रहो जागते रहो। फिर आदमी का क्या भरोसा, जाने कब चोरों से मिल जाए। मगर कुत्ता हमेशा वफादार रहता है, चाहे खुद उसकी जान चली जाए, मगर मालिक का नुकसान कभी नहीं होने देता। यह सोचते सोचते उसने तिजोरी में से 20 रुपए लाकर बंजारे को दे दिए। बंजारा अपनी आंखों को पोंछता हुआ जल्दी से अपनी लाठी उठाकर वहां से चला गया। गबरू ने एक बार गीली आंखों से जाते हुए रामू की तरफ देखा,
फिर कूं कूं करते हुए अपनी गर्दन वापस मोड़ ली और अपनी आंखों, जो गबरू था उसकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। रामू बंजारा महाजन से 20 रुपए लेकर लगभग रोता हुआ वापस अपने डेरे की ओर चला जा रहा था। जब वह अपने डेरे पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने समझा कि शायद बंजारे को कर्ज नहीं मिला है, इसलिए वह दुखी है, इसलिए उसकी आंखों से पानी बह रहा है। उसने बंजारे से कहा, सुनो जी, आप दिल छोटा ना करो, सब भगवान पर भरोसा रखो, सब इंतजाम हो जाएगा। बंजारा कहने लगा, हाँ भाग्यवान, अब सारे इंतजाम हो जाएंगे, मगर तेरे बेटे गबरू के कारण। बंजारे ने कहा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या? बंजारा ने एकदम चौंक गई, मेरे बेटे गबरू के कारण क्या हुआ? तब उसने कहा कि मैं तेरे बेटे गबरू को बेच आया हूं। यह सुनकर बंजारन की आंखों से आंसू बहने लगे। बंजारन ने फिर से कहा कि तुम मेरे बेटे गबरू को बेच आए क्या? तुमने ये क्यों किया? वो तो तुम्हारी जान था, अब तुम उसके बिना कैसे रहोगे? बंजारे की पत्नी बड़ी हैरान परेशान होकर एक ही सांस में कई कई सवाल पूछ रही थी। बंजारे ने परेशान होकर कहा, नहीं भगवान, नहीं, बेचा नहीं है। इससे पहले कि बंजारा कुछ और कहता, उसकी पत्नी ने दोबारा से प्रश्न किया, नहीं बेचा तो गबरू तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वह तो हमेशा तुमसे पहले डेरे पर आ जाता था, आज उसे कहाँ छोड़ आए? बोलते क्यों नहीं हो? पहले से परेशान बंजारा अब झुंझला कर बोला, क्योंकि झुंझलाहट में आ गया, चिड़चिड़ाहट हो गई उसे। अरे भाग्यवान, मुझे बोलने देगी तभी तो बताऊंगा। अब ठंडे दिमाग से सुन, मैं तो लाला के पास कर्ज लेने ही गया था, पर उसने कुछ गिरवी रखने की बात कही। मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, परंतु तभी गबरू को लाला की गली में कुत्तों ने घेर लिया, मगर तेरे शेर ने अकेले ही उन कुत्तों को उन्हीं की गली से बाहर कर दिया। गबरू की बहादुरी देखकर लाला जी ने उसे खरीदना चाहा, मगर मैंने यह कहकर उसे बेचने से मना कर दिया कि गबरू तो हमारा बेटा है और गली के कुत्तों ने उसे घेर लिया है, तो कोई नहीं, यह तो मेरा शेर बेटा है। मैं अपने बेटे को भला बेच कैसे सकता हूँ? कोई भी पिता अपने बेटे को कैसे बेच सकता है? अब मैं लाला की दुकान से उठकर जब जाने लगा तो गबरू को चलने के लिए बुलाया तो उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। शायद उसे हमारी मजबूरी समझ में आ गई, ऐसे में गबरू को वहां छोड़ना ही पड़ा मुझे। मेरी बड़ी मजबूरी है, मैंने उसे बेचा नहीं है, मैं उसे गिरवी रखकर 20 रुपए में आया हूँ। कमली के विवाह के बाद हम दोनों दुगनी मेहनत करके लाला की रकम अदा कर देंगे, फिर मैं तेरे बेटे को जल्दी से जल्दी छुड़वा लाऊंगा, तू बिल्कुल भी फिक्र मत करना। बंजारे की पत्नी की आंखों में आंसू झरने लगे। वह एक लंबी सांस लेकर बोली, लाला से कर्ज का कोई आज तक लाला के कर्ज को कोई चुका पाया है? पर खैर चलो, अब हम कमली के ब्याह की तैयारी करते हैं, मगर पहले तुम खाना तो खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। बंजारे ने गीली आंखों को पोंछते हुए कहा, नहीं भाग्यवान, अभी रहने दो, गबरू से बिछड़ने का घाव अभी ताजा है, अभी मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। और वह उठकर कमली के विवाह की तैयारी में लग गया। 2 दिन बाद ही तो बारात की तैयारी थी। कमली का विवाह अच्छे से हो गया, उसे परिवार भी अच्छा मिला था, वह अपनी गृहस्थी में खुश थी। इधर रामू बंजारा और उसके परिवार ने दुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि लाला के कर्ज को चुकाने के लिए रुपए इकट्ठा हो सकें। बंजारे के बापू की बीमारी में कुछ खर्च करना पड़ गया, क्योंकि बंजारे का जो बापू था वह बीमार हो गया। जो जमा पैसे हुए वह उसके अंतिम संस्कार में लग गए, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचा। पैसे खर्च होते हो गए और देखते देखते ही बंजारे के 6 महीने गुजर गए। शुरू में तो लाला ने गबरू के खान पान पर बहुत ध्यान रखा, मगर जब चोरों का हल्ला कुछ कम हो गया तो उसे गबरू की खुराक कुछ ज्यादा लगने लगी।
सो धीरे धीरे उसने उसकी खुराक में कटौती करनी शुरू कर दी। बंजारे ने शुरू शुरू में तो वह जो बंजारे के दिए हुए वादे को भूल गया। शर्म और दुख के मारे बंजारा भी लाला की दुकान पर नहीं जाता था। उसने तो उधर से निकलना भी छोड़ दिया था कि जब तक लाला का कर्ज नहीं चुका पाएगा वह उस गली से भी नहीं निकलेगा। उन्हीं दिनों में लाला की बेटी अनीता की शादी होने वाली थी। उसका रिश्ता तय हो गया था और उसकी शादी भी जल्दी ही होनी थी। लाला उसकी तैयारियों के लिए कपड़े, जेवर और सामान इकट्ठा किया करने लगा। शादी के लिए केवल 3 ही दिन बचे थे। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। एक रात दिन भर विवाह की परंपराओं को निभाकर परिवार के लोग थक कर रात को बेसुध सोए हुए थे। उसी दौरान चोरों के एक गिरोह ने धीरे से दीवार में सेंध लगाई। शुरू में तो गबरू बहुत भौंका, मगर घर का कोई भी सदस्य नहीं जागा। सभी बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी चोरों के एक साथी ने उसकी ओर 4 रोटियां फेंकी। वहां से निकले तो गबरू भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। ध्यान से देखने पर वह देखा कि चोरों ने कि यह कुत्ता तो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो चोरों के एक साथियों ने कहा कि देखो, चुपचाप निकल लो, क्योंकि कहते हैं कि कुत्ता बड़ा वफादार होता है। यह कहीं हमारे पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन गबरू, तभी चोरों का जो एक साथी था जिसने गबरू को कुत्ते को रोटी डाली थी, वह कहने लगा, ऐसा लगता है कि कुत्ता हमारा पीछा कर रहा है। तो दूसरा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, यह जो हमारा पीछा नहीं कर रहा, यह तो लोभी कंजूस लाला का कुत्ता है। बेचारे को खाना पेट भर मिलता नहीं है। देखो ना कितना कमजोर हो गया है। मैंने इसके सामने 4 रोटियां डाली, सारी खा गया। अब और कुछ मिलेगा इसी उम्मीद से हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उसने गबरू की तरफ देखा तो वह पूंछ हिलाने लगा। चोरों को अपने साथी की बात ठीक लगी। वे चोर लाला जी के गांव के ही थे। लाला जी की बेटी की शादी की बात सुनकर उन्होंने सेठ के यहाँ चोरी करने की सोची थी। इस समय लाला के यहाँ पे से खूब सारा माल चोरी करने को मिल जाएगा, मगर अभी उनकी हिम्मत इस माल को अपने घर ले जाने की नहीं हुई थी। मगर किसी तरह पकड़े जाने और माल घर में बरामद होने पर पूरे परिवार को राजा साहब की सजा का भागीदार बनना पड़ता। इसलिए वे लाला जी के घर से निकलकर सीधे बस्ती से बाहर खेतों की तरफ गए। उन्होंने आपस में सलाह करके सारा माल एक बाग में खड्डा खोदकर गाड़ दिया। अपने अपने खड्डा खोदकर गाड़ कर अपने अपने घर चले गए कि जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो निकाल कर आपस में बांट लेंगे। इस दौरान गबरू सब कुछ देखता रहा, ध्यान देकर कि कौन सी चीज उन्होंने कहाँ रखी है। कुछ दूर तक तो वह उनके पीछे पीछे गया, फिर धीरे से रास्ता बदलकर लाला के घर पहुंच गया। गबरू जब लाला के घर पहुंचा तो सभी लोग जाग चुके थे। घर में कोहराम मचा हुआ था। उन्हें रात में दीवार में सेंध लगाकर की गई चोरी का पता चल चुका था। शादी वाले घर में सबसे पहले गहनों पर नजर डाली जाती है, सो सारे कीमती गहने कपड़े गायब थे। साथ ही साथ बंजारे का कुत्ता भी गायब था, जिसकी किसी को कुछ पता नहीं था। महाजन यह देखकर हैरान था कि बंजारे का कुत्ता गली के कुत्तों पर तो भारी है, वह अनजान आदमी को देखकर भौंका क्यों नहीं। वह इसीलिए घर में चोरी हो गई है, क्योंकि बंजारे का कुत्ता तो गली में भी किसी को नहीं घुसने देता, तो मेरे घर में चोरी कैसे हो गई। उसने तुरंत कोतवाल को खबर करके बुला लिया और कोतवाल अपने 4 सिपाहियों के साथ तुरंत लाला जी के घर आ गया। चोरी की हकीकत जानने के लिए लाला जी ने उसकी पत्नी और परिवार के अन्य लोगों को कोतवाल को बताने में लगे थे कि घर से क्या क्या चीज गायब हुई है। इसी बीच गबरू घर में वापस आ गया। उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। गबरू सेठ जी के पास पहुंचा तो सेठ जी का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। कमबख्त कामचोर, तू दिन भर तो भौं भौं करके पूरी गली को सिर पर उठाए रखता है, और जब चोर आए तो सारे गहने कपड़े उठा ले गए, तो कहाँ जाकर मर गया था।
आज तो बिल्कुल भी नहीं भौंका, तुझे क्या सांप ने सूंघ लिया था? सेठ जी बुरा भला कुत्ते से कह रहे थे, लेकिन गबरू बेचारा क्या जवाब देता, कैसे जवाब देता? अगर वह जवाब भी देना चाहता तो उसकी बात सुनने समझने वाला वहां था कौन? यहाँ उसका असली मालिक बंजारा तो था नहीं, जो उसकी हर बात इशारे से समझ जाता था। फिर भी वह सेठ जी को अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगा। गबरू सेठ जी की धोती पकड़कर धीरे से उसे अपनी ओर खींचने लगा। सेठ जी ने सोचा कि रात गबरू को खाना नहीं मिल पाया था, इसलिए शायद वह सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, नामुराद, यहाँ तो इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुझे अपने खाने की पड़ी है, चल हट यहाँ से। लेकिन जो कोतवाल था वह कुछ अनुभवी था। उसने एक कोने में पड़ी हुई 4 रोटियों को भी देख लिया था। कुत्ता अगर चाहता तो उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकता था, इसलिए वह समझ गया कि कुत्ता सेठ जी को कुछ और बताना चाहता है। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मुझे लगता है आपका पालतू कुत्ता आपको कुछ बताना या दिखाना चाहता है। हमें इसकी बातों को ध्यान देना चाहिए। अब सेठ जी को समझ में आया कि गबरू बार बार उनकी धोती पकड़कर क्यों खींच रहा है। वे उसकी ओर देखने लगे तो गबरू उनकी धोती का एक छोर पकड़कर धीरे धीरे घर के बाहर की ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे सेठ जी का बेटा कोतवाल और उसके 2 सिपाही भी चलने लगे। कोतवाल ने 2 सिपाहियों को घर पर छोड़ दिया था कि वे घर पर निगरानी करें और सबूत इकट्ठा करें। घर से बाहर निकलकर गबरू ने धोती का छोर छोड़ दिया और कुछ तेज गति से बस्ती के बाहर की तरफ बढ़ने लगा। कोतवाल और उसके सिपाही जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, सेठ जी का लड़का भी उन्हीं के साथ था, मगर सेठ जी थोड़े भारे शरीर होने के कारण उनके साथ चलने में बड़ी परेशानी हो रही थी, मगर फिर भी वे पीछे पीछे लपके जा रहे थे। बस्ती पीछे छोड़कर गबरू खेतों की तरफ बढ़ने लगा और कई खेत पार करने के बाद एक खेत के कोने में जाकर वह अपने पंजों से मिट्टी खोदने लगा। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को इशारा किया कि वे अपनी बंदूकों से आगे लगी संगीनों से धरती को खोदने लगे। ताजी खुदी हुई धरती को खोदने में ज्यादा समय नहीं लगा। महाजन का चोरी हुआ सारा माल, गहने, कपड़े, रुपए उसी बाग के खड्डे से बरामद हो गए। महाजन के साथ कोतवाल अपने सिपाहियों सहित महाजन की हवेली में आ गए, जहां माल की तस्दीक की गई, शिनाख्त हुई, सारा माल उनको बरामद हो गया था। माल महाजन को सौंप दिया ताकि सेठ की बेटी का विवाह अपनी कुल परंपरा के अनुसार हो सके। सेठ जी अपने मेहमानों के बाद में बताया कि उन्होंने रात भर, जो सेठ जी के घर में मेहमान आए हुए थे, उन्होंने बताया कि रात में कुत्ता कई बार भौंका था, लेकिन हारे थके होने के कारण किसी ने उठकर देखने की हिम्मत नहीं की। जब मेहमान सेठ जी को बता रहे थे, उन्होंने गबरू के भौंकने की बात सुनी, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि कुत्ते को रात में भौंकते ही हैं। सेठ जी अब गबरू की बहादुरी की पहले से ही कायल थे, लेकिन अब वे उसकी समझदारी के भी कायल हो गए। आज गबरू ने न केवल उनका माल चोरी होने से बचाया, बल्कि शादी के घर में चोरी होने से उनकी बेटी की जो ससुराल में बेइज्जती अलग होती, वे लोग न जाने क्या क्या सोचते। उन्होंने निश्चय कर लिया कि बेटी की शादी के बाद वे बंजारे का कर्ज ब्याज सहित माफ कर देंगे और उसके कुत्ते को बंजारे को वापस लौटा देंगे। इतना ही नहीं, कुत्ते की समझदारी के लिए उसे कुछ इनाम भी देंगे। महाजन ने अपने नौकरों को गबरू के खान पान का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी और खुद अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अपनी बेटी की शादी के प्रबंध में लग गए। महाजन की बेटी अनीता की शादी सुख शांति पूर्वक हो गई। वह अपने मायके वालों से विदा लेकर ससुराल में चली गई। अपनी ससुराल चली गई। धीरे धीरे सेठ जी के सब मेहमान भी विदा हो गए। अब तक गबरू की समझदारी के चर्चे चारों ओर फैल चुके थे। सारे चोर भी कोतवाल की गिरफ्त में आ गए थे और उन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया था, जिसके कारण राजा ने उन्हें 2 साल की जेल की सख्त सजा दी थी। अब जो सेठ जी थे वे गबरू को बहुत खुश थे। गबरू से बेटी के ससुराल जाने के बाद उन्होंने गबरू को
उसके मालिक बंजारे के पास भेजने की सोची। उन्होंने एक चिट्ठी में सारी बात लिखकर गबरू और बंजारे के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट किया और उनका जो ब्याज सहित कर्जा माफ करके उसे इनाम के रूप में 20 रुपए और देने की बात लिखी। यह चिट्ठी और 20 रुपए एक उसमें इस कपड़े में बांधकर उन्होंने सेठ जी ने गबरू के गले में बांध दिए और गबरू को ढेर सारा प्यार करके उसे उसके मालिक बंजारे के पास जाने के लिए कह दिया। गबरू ने एक बार महाजन की तरफ देखा, फिर घर से बाहर की ओर और वह एक बार फिर महाजन के पैरों में लिपटकर पलटा और घर की बाहर की ओर तेजी से चल पड़ा। बंजारे ने कर्ज लेने के बाद कुछ समय तक तो महाजन की बस्ती के पास ही डेरा डाल रखा था, मगर अब वह सारी बचत उसके बापू की बीमारी और अंतिम संस्कार में खर्च हो गई थी और कर्ज ना चुका पाने की शर्म के मारे उसने अपना बस्ती से थोड़ी दूर हटकर अपना जो तंबू लगा रखा था। महाजन की बस्ती के बजाय अपना सामान अधिकतर वह दूसरी बस्तियों में बेचने जाता था। वह अपना सामान भी लाला की बस्ती में बेचने नहीं जाता था। गबरू महाजन के घर से निकलकर सीधा बंजारे के डेरे की पुरानी जगह पर गया, परंतु वहां उसे बंजारे का डेरा नहीं दिखा। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर कुछ सोचकर उसने आसपास की जमीन सूंघनी शुरू की। जैसे ही उसकी समझ में कुछ आया, वह जमीन सूंघते हुए बंजारे के नए डेरे की ओर बढ़ने लगा। जब वह बंजारे के नए डेरे के पास पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। बंजारा अभी अभी सामान बेचकर बाजार से घर की तरफ लौट रहा था। गबरू की नजर बंजारे पर पड़ चुकी थी। मालिक से मिलने की खुशी में गबरू के मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगी। वह खुशी के मारे दूर से उछलने कूदने और भौंकने लगा। बंजारे ने गबरू की आवाज सुनी तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, ये गबरू महाजन के घर से भाग आया है। इसने मेरी बात झूठी करके मेरी नाक कटवा दी। इसने मेरी जो वचन को झूठा कर दिया। अब कल कौन किसी बंजारे पर विश्वास करेगा। इसने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं इसे इसकी सजा जरूर दूंगा। ऐसा सोचकर बंजारे ने अपनी ओर दौड़कर आते हुए गबरू पर अपनी पीतल की मुट्ठे वाली, जिसमें बार बार वह तेल लगाता था, लाठी फेंक कर मारी। रामू बंजारे की मजबूत लाठी का वार एकदम सीधा गबरू के सिर पर लगा। बेचारे गबरू को कुछ बताने का मौका भी नहीं मिला। वह हल्की सी कू कू की आवाज के साथ ढेर हो गया। गबरू के गिरने पर अब बंजारे को उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई नहीं दी, तो वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और अपने प्यारे गबरू को गोद में उठा लिया। मगर गबरू तो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अब जब बंजारे ने गबरू को अपनी गोद में लिया, उसे गबरू की गर्दन में कुछ बना सा महसूस हुआ। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी और उसमें कुछ रुपए नजर आए। बंजारा ज्यादा पढ़ना लिखना तो नहीं जानता था, पर सामान बेचने के तौर तरीकों से थोड़ा पढ़ना लिखना वह सीख गया था। उसने टूटी फूटी भाषा में गबरू का कारनामा पढ़ा और महाजन द्वारा बंजारे को कर्ज मुक्त करने की बात भी पढ़ी, तो वह अब खुद को रोक नहीं सका और फूट फूट कर रोने लगा। बंजारे के परिवार ने भी दूर से बंजारे के रोने की आवाज सुनी, तो वे दौड़कर वहां आए जहां गबरू मरा पड़ा था। अब तो पूरा परिवार ही गबरू से लिपट लिपट कर रोने लगा, परंतु अब तो हो ही क्या सकता था। सबने मिलकर बड़ी मुश्किल से बंजारे को गबरू से अलग किया। बंजारे ने अपने बेटे की तरह गबरू का अंतिम संस्कार किया और उसकी राख को लेकर वहीं गबरू की एक समाधि बनाकर उसमें उस राख को रखा और रोजाना उसके आगे घुटने मोड़कर हाथ जोड़कर सिर झुकाने लगा। उस समय अपने आप ही बंजारे के आंसू निकल पड़ते थे। उसके बाद वह बंजारा भी ज्यादा दिन नहीं जी पाया, जल्दी ही भगवान को प्यारा हो गया। दोस्तों, अपने पालतू वफादार निर्दोष कुत्ते को मारकर बंजारा कैसे रोया, पछताया, इसी तरह किसी निर्दोष के बारे में पहले पूरी तहकीकात करनी चाहिए, तभी उसके विषय में हमें सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।